बताओ कहां तक कराया था, कहां तक बताया था? नीट वाले बताओ, नीट वाले चार्ज टू मास रेशियो। जेई वाले आज थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जो कल वाला पढ़ाया था ना मैं, कहाँ है जेई वाले? अच्छा वही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। वो सर नहीं है ना, इस वजह से इमरजेंसी में कर जाना, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो पढ़ाया था ना, ठीक। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बताओ किसने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी? रदरफोर्ड। बताओ किसने की थी डिस्कवरी? इसे लगा दो यार। रदरफोर्ड ने की थी? रदरफोर्ड ने नहीं की थी यार, ई गोल्डस्टाइन, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने नहीं की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी, किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। क्या उसका एपरेटस आपको पता है? क्या क्या लिया था उसमें? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, एक कैथोड और एक, है ना, एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया। इसमें हम क्या करेंगे, ये लिया हमने एनोड प्लस, यहां जो कैथोड लेंगे वो इस तरीके का लेंगे जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हुए हुए हैं, है ना। हिंदी में बोलेंगे छिद्रित कैथोड और इंग्लिश में बोलेंगे इसको परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। ये माइनस, इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के माइनस से, ठीक है। और ये बैटरी के प्लस है, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है, ठीक है। वैक्यूम पंप भी लगाया है यहाँ पे, पता होगा वैक्यूम पंप क्यों लगाया है? प्रेशर जीरो करने के लिए, ना। सारी एयर बाहर निकाल देंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा यहाँ पे? लो, लो प्रेशर हो जाएगा। और वोल्टेज कैसा लेते हैं? हाई वोल्टेज। कितना? 10,000 से 20,000, मतलब वोल्टेज कैसा है? हाई वोल्टेज। जनरली कौन सी गैस भरते हैं इसमें? हाइड्रोजन। वैसे कोई सी भर सकते हो, लेकिन जनरली हाइड्रोजन गैस ली जाती है, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, जब आप इसमें एनर्जी दोगे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन के एटम। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, अब अपने अंदर से क्या निकालेगा? ये इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस। क्या? वैक्यूम को ब्रेक कर, क्या ब्रेक ना? कहां से, कहां से? ये ऊपर, ये नहीं, तो समझे नहीं यार। ये जो प्लेट है ये इस ट्यूब के अंदर फिक्स है, ये जो प्लेट है इस ट्यूब के अंदर फिक्स है ना। और इस प्लेट के अंदर होल्स हैं, ट्यूब के अंदर होल्स नहीं है, प्लेट के अंदर है, प्लेट के अंदर, ठीक है ना। प्लेट के अंदर है ये होल्स, ट्यूब के अंदर थोड़ी है। जो यहां पर आपने प्लेट फिक्स कर रखी है ऐसे करके, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं, ट्यूब के अंदर नहीं है। ट्यूब तो पूरी तरीके से सील है चारों तरफ से, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1H1। बताओ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या इसमें न्यूट्रॉन भी होता है? हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन नहीं बनाया। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाएगा ये, है ना। तो जब जैसे ही आप इसमें हाई वोल्टेज लगाओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा? H प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन।
बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? एनोड। H+ किसकी तरफ जाएंगे? तो बहुत सारे जो H+ हैं जब ये एक साथ मिलकर चलेंगे, है ना, तो कौन सी रेस का फॉर्मेशन करेंगे? एनोड रेस, है ना। और बिल्कुल इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड चलेंगे तो कौन सी रेस का फॉर्मेशन करेंगे? ये तो हम पढ़ चुके हैं, कैथोड रेस तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? एनोड रेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनोड रेस थी इनको देखा था गोल्डस्टाइन ने, और कैथोड रेस को देखा था किसने? जे थॉमसन, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, क्या आपको कैथोड रेस के रिजल्ट पता है जो मैंने बताए थे आपको? बताओ पहला पॉइंट क्या था कैथोड रेस का? स्ट्रेट। तो ये भी कैसे चलती है? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि पॉइंट बिल्कुल सेम है पहला, कि ये भी कैसे ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, बिल्कुल सीधी चलती हैं। ये कैसे प्रूव कर देंगे कि स्ट्रेट चलती हैं? ये कैसे प्रूव कर देंगे? कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी परछाई बन जाएगी, जिससे ये प्रूफ होगा कि ये बिल्कुल सीधी चलती है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो कैथोड रेस का। कैथोड जाती है कैथोड से एनोड, तो एनोड जाएंगी एनोड से कैथोड, ठीक है ना। जहां से आती हैं उसी के नाम पे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो कैथोड का। इनविजिबल। ये भी इनविजिबल होती है। इनविजिबल को विजिबल बनाने के लिए कोटिंग करते हैं, किस चीज की करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट बोलो। काइनेटिक एनर्जी। तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये बात ये प्रूव करती है कि जिस भी पार्टिकल से मिलकर बनी है उसके पास मास है कि नहीं है? हैविंग मास। नेक्स्ट पॉइंट बोलो कैथोड का। नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करा दूं, ये माइनस और ये प्लस, तो बताओ ये ऊपर की तरफ मुड़ेंगी कि नहीं? जिससे ये प्रूव होता है इनके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी होंगी, है ना। कैथोड रेस नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और ये कौन सी पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है? साउथ पोल की, है ना। साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी इन किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। लाइव नहीं चल रहा? अच्छा, चल रही है लाइव, लेकिन वो स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते। न्यूक्लियस के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन, वही तो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। हैं? किसमें? तो न्यूक्लियस, हाँ, आउटर मोस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता कभी रिएक्शन में। न्यूक्लियस का अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियस तो कभी आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। लेकिन इनमें पॉइंट अलग है 6। अगर मैं लेता हूं कौन सी गैस? हाइड्रोजन, तो बताओ कौन सा एटम मिलेगा? हाइड्रोजन एटम। बताओ क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं लेता हूं नाइट्रोजन गैस, तो बताओ कौन सा एटम मिलेगा? नाइट्रोजन। आयन कौन से मिलेंगे? N+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन गैस, तो कौन सा एटम मिलेगा? ऑक्सीजन। आयन कौन कौन से मिलेंगे? 1+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड रेस पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है या नेगेटिव पार्टिकल से? पॉजिटिव। तीनों के केस में देखो पॉजिटिव सेम है या अलग है? सेम है। ये तीनों सेम है, H+, N+, O+, अलग है, ठीक है। यानी कि इनके मिलने से क्या बनेगी? रहने तो चाय नहीं ले रहा, गर्मी हो रही सारे। बताओ पॉजिटिव स्पीसीज के मिलने से क्या बनती है?
एनोड रेस। और ये देखो अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा तो पॉजिटिव स्पीशीज होगी H+, नाइट्रोजन लूंगा तो होगी N+, ऑक्सीजन लूंगा तो O+। यानी कि जैसे जैसे मैं गैस को बदल रहा हूं वैसे वैसे पॉजिटिव स्पीशीज बदलती जा रही है, तो एनोड रेस भी बदल जाएंगी। इसका मतलब एनोड रेस नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेंगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेगी। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है कौन? एनोड रेस। एनोड रेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, बट मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करेगी। कहीं भी इलेक्ट्रोड के मटेरियल का कहीं रोल आया हो तो बताओ। नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो पॉजिटिव स्पीशीज H+ मिलेगी, नाइट्रोजन लोगे तो N+ मिलेगी। तो इसकी एनोड रेस और इनकी एनोड रेस अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? इसका मतलब एनोड रेस इस बात पर डिपेंड करेगी आपने ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भर के रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। बस इतने ही पॉइंट थे। तो इसका मतलब एनोड रेस जिस पार्टिकल से मिलकर बनती है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। प्रोटॉन। यहीं से तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, है ना? बताओ प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? Q। ये होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज इतना ही होता है, बस वहां नेगेटिव में होता है, यहां पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में है? प्रोटॉन। तो यहां पर प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म हो जाती है। बस यहीं से आप न्यूट्रॉन की करेंगे। ये नोट करो फटाफट। किसका? न्यूट्रॉन का अब आएगा इससे आगे। पानी ठंडा है भाई? हाँ, कहाँ है? नहीं, गलत है। कौन सा मटेरियल है ये हैंडबुक है। ये? तो ये तो गलत है, तुम गलत पढ़ते हो ना ये चीज़। खोलो इसे ऑफ करो, गूगल खोलो। चलो मैं बता दूंगा अभी। कभी भी ऐसा मटेरियल मत पढ़ा करो। हैंडबुक पढ़ ली किसी की, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन होती है ना? ऑथोराइज सोर्स पढ़ो, या तो ऑथोराइज स्टैंडर्ड बुक हो, है ना? NCERT हो, ये स्टैंडर्ड बुक है, NCERT में है नहीं, है ना? क्या दिक्कत है? विकीपीडिया खोलो और विकीपीडिया, गूगल पे विकीपीडिया बहुत ऑथोराइज सोर्स होता है। अगर कुछ चीज ना मिले तो आप विकीपीडिया पे देखें जाके। ठीक है ना? किसी भी वेब गूगल पे भी सारी चीज ठीक नहीं होती, है ना? ये देखो, इस पे देखो, आओ दिखाओ तुम। देखो, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय आइजन गोल्डस्टाइन इन 1886। विकीपीडिया ऑथराइज सोर्स है ना? गलत है यार, वो सब गलत है। ऐसे लोगों में दे रखा है, दिखा देना मुझे। भाई इंडियन राइटर की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ फॉरेन राइटर की। मैंने जितनी बुक पढ़ी है सब में गोल्डस्टाइन लिखा है, और मेरा आज तक किसी ने गलत नहीं करा। मैं तुम्हें विकीपीडिया भी दिखा दिया, लिखा कि लिखा गोल्डस्टाइन। विकीपीडिया में सारी बुक के रेफरेंस होते हैं, और वो सारी फॉरेन राइटर की हैं। इंडियन राइटर की में तो दुनिया भर की चीजें हैं जो बहुत गलत हैं। नेक्स्ट कर दूं? दिख नहीं रहा है तो एडजस्ट करो। ये वाली लाइट बंद कर दो यार, ये वाली।
लास्ट वाली नेक्स्ट कर दो ये। तभी तो मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो या उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक। बस ये बीच में इधर उधर के प्रकाशन की बुक पढ़ोगे तो हमेशा गलत इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी। किस चीज की? नहीं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, ऑर्गेनिक की, सबकी अलग अलग है। जेडीली आती है इसकी, जेडीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है। फिजिकल की आती है एटकिंस, हाँ मिल जाएंगी सारी, एटकिंस। और ऑर्गेनिक की आती है, ऑर्गेनिक की बहुत सारी बुक है, मतलब जो स्टैंडर्ड मतलब काफी सारी हैं, जिसमें कि एक है आपकी मॉरिसन बॉयड, अच्छी बुक है मॉरिसन बॉयड। या मॉरिसन बॉयड की जगह आप वो भी ले सकते हो, पाउला ब्रूस, वाई ब्रूस ऐसे करके लिख लो, वाई ब्रूस, ये भी अच्छी बुक है। दोनों में से कोई ले लो, बड़े। नेक्स्ट, हाँ हर चीज विकिपीडिया पे, अगर आपको अपनी नॉलेज एकदम ऐसी रखनी है लोहलाट, जिसमें कंफ्यूजन हो तुम्हें। मैं तभी, हाँ आपको कैसे पता चलेगा? एनसीईआरटी पढ़ने से पता चलेगा। कहाँ दिखाओ बताओ, एनसीईआरटी में नहीं है कुछ भी। एनसीईआरटी ने सस्पेंस छोड़ रखा है, वो आपके लिए छोड़ा है कि आप जाके ऐसी बुक पढ़ो जिसमें आप कंफ्यूज होते रहो, वो आपके लिए छोड़ा है मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट कर दूं? जल्दी नोट करो यार। अब ठीक है, सही से नोट करो भाई। ये सब चीज तो 9-10 में भी पढ़ी होंगी आपने, रदरफोर्ड भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट कर दूं? ये और लिख लो दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए आपके। इसको ग्राम में कर सकते हो, ग्राम में चेंज कर लोगे, क्या आएगा बताओ ग्राम में? ग्राम में आएगा कि नहीं आएगा? -24 ये ग्राम में है, -27 ये किलोग्राम में। हो गया? नोट कर लिया भाई? लो जी कर दिया पिछले पेज में। हाँ भाई हटा दो उसको। देखो इस पे भी गोल्डस्टाइन लिखा है वीडियो पे, देखना इसमें गोल्डस्टाइन का फोटो आएगा।
We know that the discovery of cathode rays led to the discovery of negatively charged electrons. This, however, did not just रिफ्लेक्शन आ रहा है, that an atom has only its देख लो यार ऐसी। Scientists then contemplated the possibility of the presence of positively charged particles in an atom. Subsequently, the ये है। discovery of anode rays, देखो ये है the discovery of कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, होल्स हो रहे हैं ना इसमें। anode rays were discovered by देखो भाई, देख लो। Eugen Goldstein आइजन गोल्डस्टाइन। 1886. Let's understand the experimental setup of Goldstein. Goldstein used a ये एनोड है, charged tube ये कैथोड which है। had an anode and a perforated cathode. कैथोड। At a pressure of 1 mm of mercury, cathode rays were observed to be moving. कैथोड रेज ऐसे from जाएंगी cathode to anode. और एनोड रेज ऐसे We जाएंगी। also observed a faint luminous glow extending backwards from the holes in the cathode. He called these rays as anode rays as they traveled in a direction opposite to that of cathode rays. As these rays passed through the holes or channels in the cathode, these rays were also called canal rays or channel rays. चैनल रेज भी बोलते हैं, कैनल रेज भी बोलते was applied perpendicular to the direction of the rays. They were found to हैं। ऊपर की तरफ चली जाएगी, the negative. देखो ऊपर की तरफ होगी ना, Similarly, in the presence of साउथ पोल की तरफ। they were found to deflect towards south pole of the magnet. Hence, these rays were believed to consist of positively charged ions. How are these ions formed? Electrons coming from the cathode देखो, collide with the ये हाइड्रोजन एटम है ये, the discharge tube, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया, देखो इस पर टक्कर मारी, electrons and become है ना? positively charged ions. These ions, by virtue of causing the atom इसमें देख रहे हो आप, क्या नाम है, ये जो है हाइड्रोजन एटम है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, है ना, electrons coming from the इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इस पर टक्कर मारेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और एक वो खुद कितने हो गए, 2, और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो पहुंच जाएंगे एनोड के पास, और न्यूक्लियस बचेगा, प्लस वो आ जाएगा इस साइड। तो आप देखो जब टक्कर मारता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, collide with the atoms of the gas in the discharge tube. निकले 2 इलेक्ट्रॉन, Atoms produce electrons and become positively charged ions. ये प्लस वाले मिलके बनाएंगे एनोड रेज। By virtue of their positive charge, travel away from the anode and pass through the holes of the cathode. अब देखो मैंने आपको बताया था Issue for different कि पॉजिटिव आयन तो स्पीसीज चेंज करने पर अलग हो जाएंगे। आपने हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, या फिर कोई लिथियम आयन ले लिया, या हीलियम गैस ले ली, सब में आयन अलग अलग होंगे, इस वजह से एनोड रेस अलग अलग होती है ना। Let's find out from the हाइड्रोजन, following table. हीलियम, It is लिथियम, clear बेरिलियम, from the table that the charge to mass ratio सबका E by Q M by is M different बता रखा for है different ना। ions. It was also found that hydrogen has the highest E by M ratio. Hence, hydrogen gas was found to produce the lightest and smallest positively charged ion. हाइड्रोजन H प्लस आयन है जिसको हम प्रोटॉन बोल The रहे हैं। smallest positively charged particle was termed as proton. The magnitude of the charge on the proton was found to बताओ be कितना होगा same magnitude? as that of electrons, but the charge of it was positive. That is +1 प्लस में होगा 2 into 10 raised to the power of -19 coulombs. The mass of proton was found to be the same as मास that बताओ, of hydrogen atom. That is ग्राम में लिखेगा ये, 10 raised to the power of -24 grams. ठीक है। Or 1.00727. ये AMU में चेंज कर सकते हैं, ग्राम से AMU रिलेशन बता रखा, 1 AMU = 1/N ग्राम, तो वो तो चेंज हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है कोई। ये समरी है। अब Eugen Goldstein discovered protons from the anode ray experiment. ठीक है, The magnitude of the charge on the proton is the same as that of electron. That is +1.60 2 into 10 raised to the power of -19 coulombs. The mass of proton is 1.672 into 10 raised to the power of -24 grams, or 1.00727 AMU. ठीक है, हाँ भाई क्लियर है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो आइजन गोल्डस्टाइन था इनका नाम पूरा, है ना, आइजन गोल्डस्टाइन, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, तो
प्रोटॉन का मास आपको याद हो, प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो वो याद हो, मेन चीज, ठीक है। एएमयू में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, इतने बड़ा इश्यू नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 AMU = 1/Na ग्राम। बताओ तीसरा पार्टिकल क्या आता है? न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रोटॉन की डिस्कवरी में होता है, सबसे ज्यादा परसेंट, 50 से 60% बच्चों को याद होता है रदरफोर्ड, और बहुत सी बुक में भी लिखा है रदरफोर्ड, ध्यान रखना ये बात। न्यूटन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक। ये सबके याद होता है, इसमें कोई याद नहीं, जेम्स चैडविक। कोई खास एपरेटस नहीं है इसका इन्होंने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एक ट्यूब थी, प्रोटॉन के लिए भी ट्यूब थी, इसके लिए कोई खास एपरेटस नहीं है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है ना, और एक थिन फॉइल लिए, जैसे रदरफोर्ड में थिन फॉइल लिए ना, गोल्ड फॉइल, यहां पे थिन फॉइल लेते हैं बेरिलियम की, 4 बेरिलियम 9, जैसे गोल्ड की थिन फॉइल बनाते हैं ना, ऐसी बेरिलियम की बना देते हैं। और उस पे अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 लिखते ऐसे हैं, He4। ये सिंबल वैसे तो हीलियम एटम का है, लेकिन यहां हम इसको अल्फा पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कैसे वो डिफरेंस मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं 2He4, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बताओ इसमें कितने प्रोटॉन हैं? बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? ये है हमारा हीलियम एटम। क्या है ये? हीलियम एटम। अब क्या करो आप, हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर क्या ये आ जाएगा? He+2। बताओ इसमें क्या क्या बचेगा? कितने प्रोटॉन बचेंगे? 2। न्यूट्रॉन कितने बचेंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 0। 2 थे, 2 ही चले गए, कितने बचे? 0। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं हीलियम को, तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हुआ करते थे? 2। कितने न्यूट्रॉन हुआ करते थे? 2। और एक शेल जिसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और बाहर एक शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं यहां पर आया, किस पर? अल्फा पार्टिकल पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो देखो ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शेल में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले गए, है ना। तो शेल तो खत्म एक तरीके से, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं, अच्छा उसका न्यूक्लियस देखो क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अरे अल्फा पार्टिकल को देखो, अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस में है। इसलिए मैं बोल सकता हूं अल्फा पार्टिकल जो होता है एक तरीके से न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम भी होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। देखो भाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही तो अल्फा पार्टिकल है, जो कि यहां कहां पर रखे हुए हैं? न्यूक्लियस पर। तो मैं हीलियम एटम के न्यूक्लियस को क्या बोल सकता हूं? अल्फा पार्टिकल, है ना। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखना चाहिए He+2, लेकिन जब रिएक्शन में लिखा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो लिखते कैसे हैं? 2He4 से लिखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए होंगे, मास भी चेंज नहीं हुआ होगा, सिर्फ क्या चेंज हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी ना आता है मास, मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है। तो इसमें से भले ही आप इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो मास चेंज नहीं होगा। मास यहां 4 है तो यहां भी क्या होगा? 4, ठीक है। तो यानी कि यहां जो हमने मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये 2He4, ये हीलियम एटम है या अल्फा पार्टिकल है? ये अल्फा पार्टिकल है ना। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो बेरिलियम की एक थिन फॉइल लूंगा, उसमें अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराएंगे। बॉम्बार्डिंग मतलब जानते हो? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की फॉइल पर गिराएंगे हम, बहुत सारे, है ना। बमबारी नहीं सुना? रूस ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर दी, बॉम्बार्डिंग कर दी। बॉम्बार्डिंग ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियर। केमिकल रिएक्शन मतलब जो सिंपल रिएक्शन आप पढ़ते हो, जिसमें NaOH+HCl टाइप वाली, NaCl बन जाता है H2, वो रिएक्शन अलग है। वहां पर बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। ये
ऐसी वाली रिएक्शन नहीं है, इसमें बॉन्ड नहीं है, ये भी एटम है और ये भी एटम है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये सारे रेडियो एक्टिव पे चलती हैं। ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद बेरिलियम से निकलेगा एक कार्बन का एटम और एक अननोन पार्टिकल 0n1, जिसको हमने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी होती है उनकी खास पहचान क्या होती है, उनमें खास नेचर क्या होती है? एटॉमिक मास का सम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, एटॉमिक नंबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। देखो 2 और 4 कितने? 6, और 6 और 0 कितने? 6, 9 4 कितने? 13, 12 और 1 कितने? 13। ये एक पहचान होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये मत कहना कि सर बेरिलियम कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है जो आप पढ़ते हो जिसमें बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। वहां आपको क्या होता है भाई, अगर मैं एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखूं NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू क्या बनाते हो आप? NaCl प्लस H2, है ना। तो इसे देख के आप खुश हो जाते हो, क्यों? यहां सोडियम है, वो यहां पर है, कोई नया एटम थोड़ी ना मिला इधर। जो एटम वहां थे वही यहां है, बस रीअरेंज हो गए हैं, लेकिन यहां पर एटम नया मिला है आपको। तो रेडियो एक्टिविटी वाली जो जितनी भी रिएक्शन होती है वहां पर नए एटम मिलते हैं आपको। एटम बॉम्ब भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एटम बॉम्ब जो होता है, परमाणु बम, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें यूरेनियम भर के रख देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, वो यूरेनियम का एटम किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं और दुनिया भर की एनर्जी निकलती है। फिर आगे यही रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है रिएक्शन, और लास्ट पे बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है जहां भी एटम बम गिर जाता है। हाँ, एटम बम में, ठीक है। तो ये किसकी डिस्कवरी है? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, खैर ये तो ये रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, बस, और कुछ नहीं। और इसके अलावा इसमें और क्या याद रखना है, ये भी नोट करना है इसमें। इसके अलावा और क्या याद रखना है, इस पे चार्ज, न्यूट्रॉन पे बताओ चार्ज कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन किससे निकला है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रल वर्ड से मिलकर बना है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज ना हो। इसका मास ऑफ प्रोटॉन 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। प्रोटॉन को देखकर कुछ याद आया? वहां 2 है, यहां क्या है? 4। इसका मतलब प्रोटॉन हल्का सा भारी है, न्यूट्रॉन हल्का सा भारी है प्रोटॉन से। जो प्रोटॉन है वहां 2 है और जो न्यूट्रॉन है यहां 4 है, मतलब जो न्यूट्रॉन है वो हल्का सा भारी है न्यूट्रॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो हल्का सा भारी है प्रोटॉन से, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक चीज हो रहा है यहां पर, मतलब किस पॉइंट ने साइंटिस्ट को कंपल्सन किया था कि न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है ना। मतलब साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली। साइंटिस्ट, पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, फिर क्या किसकी हुई थी? प्रोटॉन की, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के लगभग 100 साल बाद 1932 में हुई है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आ गया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया, दोनों मॉडल आए और चले गए, उसके बाद न्यूट्रॉन आया है ना। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, 1932 में हुई है, 1932। मुझे लगता है अभी 100 साल भी नहीं हुए, शायद 2032 में होंगे 100 साल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बहुत लेटेस्ट पार्टिकल है, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को कैसे सोचा साइंटिस्टों ने, ये सोचने वाली बात है। वो ये, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया मैंने? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। बताओ प्रोटॉन का मास कितना बताया? 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी नजर आ रहा है आपको, कोई बता सकता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का अगर कंपैरिजन करूं तो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन भारी है और कितने गुना भारी है, कौन हल्का है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। प्रोटॉन भारी है, कोई बता सकता है अप्रोक्सीमेट कितने गुना भारी है? 10 की पावर 4, वो बताओ कोई, मतलब 10,000 गुना। भाई अगर मैं बोल सकता हूं आपसे कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू
प्रोटॉन का मास कितना है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। कितना बचा 1.672 अपॉन 9.1 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस 31 और कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, एप्रोक्स 10 की पावर 4 मान लो। इसे तो सोल्व करके कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से एप्रोक्सीमेट 10,000 गुना भारी है ना। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। दोनों का आप वेट कर रहे हो, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास छोड़ दूं तो कोई ज्यादा फर्क आएगा? बताओ, कोई ज्यादा फर्क आएगा? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास लेट अस एज्यूम 1 ग्राम है, तो प्रोटॉन का मास कितना होगा 10,000 ग्राम, बोले तो 10 किलो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं 10 किलो और 1 ग्राम, 10 किलो के रेस्पेक्ट में अगर मैं 1 ग्राम को छोड़ दूं तो 10 किलो में कोई फर्क होगा कि 10 किलो 9 किलो बन जाएगा, कम हो जाएगा? 10 किलो के साथ 1 ग्राम रखा हुआ था, मैंने 1 ग्राम हटा के एक तरफ रख दिया, तो 10 किलो में कोई फर्क पड़ेगा? कोई एप्रोक्सीमेट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10 किलो के अंदर अगर आप 10 किलो में से अगर आप 1 ग्राम निकाल लो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का, है ना। तो फिर मैं अब आपसे पूछता हूं कि एटम के अंदर डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था, मतलब इतना कंफर्म था कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। और अभी मैंने आपको प्रूफ किया कि एप्रोक्सीमेट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी है। तो बताओ एटम का वेट किसकी वजह से आएगा? प्रोटॉन की वजह से आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रोल ही प्ले नहीं कर रहा है। अगर उसका मास है भी लेकिन वो इतना कम है, अगर मैं उसे नेग्लेक्ट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि किसी भी एटम का मास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आता है? अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। तो अब तक साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि अगर एटम का मास होगा तो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C12 है, बताओ इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है कि नहीं है? तो यानी कि अगर मैं एक वेइंग मशीन लेता हूं, है ना, और मैंने यहां पर कार्बन एटम को रख दिया और इधर रख दिए 6 प्रोटॉन, तो दोनों बराबर आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया कि एटम का मास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन का मास कार्बन एटम की बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब इसको साथ रख के मेजर किया ना, तो पता चला कार्बन का वेट भारी, मतलब ज्यादा आया विद रेस्पेक्ट टू 6 प्रोटॉन के, और थोड़ा बहुत कम नहीं था, बहुत ज्यादा था, अप्रोक्सीमेट दुगना आ रहा था। तो वहीं साइंटिस्ट के मन में डाउट आया, ये क्या बात है, हमने अभी प्रूफ किया है इलेक्ट्रॉन का वेट तो हमने हटा दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो इलेक्ट्रॉन का वेट जो हमने जोड़ा है, हटाया, उसको रखें। वो कितना है? वो तो बहुत कम है। अगर उसको मैं 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड भी कर दूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्होंने सोचा एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीज मिस है जो हम मिस कर रहे हैं, और वो क्या चीज थी? न्यूट्रॉन। यानी कि जब इसमें 6 न्यूट्रॉन को रखा तब ये दोनों बैलेंस हो गया, वहां से डिस्कवरी हुई थी किसकी? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बहुत बड़े वाली। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई, ये समझ में आया? ये समझाने की कोशिश करी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई। जो बात मैंने बोली है वो 1 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसे मत नोट करना है ना, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं।
ये जरूर नोट करें, इंपॉर्टेंट है, अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम में फर्क। नहीं यार मैं पीछे कदम नहीं हटा था, आगे बढ़ गया। अब घर देख लेना, अब वीडियो पे देख लेना। इसे तो करो इतने नोट। चार्ज जीरो, मास, चार्ज और मास तीनों पार्टिकल का याद होना चाहिए आपको। हाँ ml सही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको भी लिख ले, इसको भी लिख लें, अप्रोक्सीमेट सोल्व कर लेना कितने गुना आ रहा है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे 1, इसको डिवाइड करोगे ना तो 1.8 वो आ जाएगा 0.18, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू ME, फिर भी आप देख रहे हो 1000 गुना से ज्यादा बाहर आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास ही है, उससे थोड़ा सा कम होगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन। जब एटम का मास निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं करते। हाँ जी, हो गया। तो ये जो मैंने चीज बताई है ये इसलिए बताई है क्योंकि इसी चीज ने फोर्स किया था कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल है, इसका मतलब क्योंकि 6 प्रोटॉन और कार्बन एटम का मास सेम नहीं आ रहा ना, तो एक दूसरा पार्टिकल है, वो कौन सा है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस चीज ने फोर्स किया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को। चलो ये तो ऐसी है। अब देखो जरा, ये छोटी छोटी वीडियो हैं लेकिन तुम्हें लास्ट तक याद रहेंगी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ने थे ना, चैडविक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Objective: to know how neutrons were discovered. After the discovery of electrons and protons, scientists attempted to calculate the atomic masses of different elements. Scientists thought that as mass of electrons is negligible, mass of an atom should be equal to total mass of electron negligible. If that were to be true, the mass of a carbon atom should be equal to the mass of 6 protons present in it. बराबर नहीं है ना? That's not true. Experimental studies proved otherwise.
The mass of a proton was found to be much less than the actual mass of an atom. It was thus concluded बराबर हो गया। that the excess mass was due ये to ब्लू some other ब्लू वाले क्या हैं? particles that had अननोन considerable mass. पार्टिकल्स, बोले तो न्यूट्रॉन। Later in 1932, James Chadwick discovered James neutrons Chadwick. through a series of scattering experiments conducted to probe the interior of atoms. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1939 Nobel Prize in मिला था honor of इनको। this important discovery. Let us now understand the experiment that enabled the discovery of neutrons. ये था डिस्कवरी। अल्फा पार्टिकल निकलेंगे यहाँ से, In this experiment, alpha particles were projected towards a beryllium foil. बेरिलियम की फॉइल, As a result, the beryllium foil was found. कार्बन to एटम emit इधर, some mysterious particles मिस्टीरियस that had पार्टिकल इधर, neutrons. जिसको हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। These rays were then allowed to pass through a ठीक है? slab of paraffin wax, which resulted in यहाँ इसको पैराफिन वैक्स से पास करोगे तो चार्ज हो जाता है, ये है ना, वैक्स ही होता है पैराफिन वैक्स। to enter the chamber of filled with gas. मोम की तरह होता है, मोम की तरह। Ionized the gas, which led to the drift of ions towards the मतलब ये तुम्हारे काम का नहीं है, constituting a color. बस आप ये देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। The mass of ejected atoms was estimated, which led to the conclusion that the mysterious rays consisted of particles whose mass was almost the same as that of proton. मेन चीज ये है, Identified these uncharged ये particles टकराया, as neutrons. कार्बन एटम इधर, न्यूट्रॉन इधर, ये है मेन चीज। ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटता, इसमें एक एटम दूसरे एटम से टकराता है और अलग तरीके के एटम निकल जाते हैं, है ना, और कोई The mass दूसरे of पार्टिकल neutron कर जाते हैं। was found to be 1.678 into Mass. 10 raised to the power of -27 kg or 1.00866. 4 है यहाँ पे, है ना, 4 कर लेना। एनसीईआरटी में 4 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से बताया मैंने। Particles. It was concluded that an atom is made of electrons, protons, and neutrons. अब तीनों चीज डिस्कवर हो चुकी है। Let's now summarize what we have learned. An atom consists of electrons, protons, and neutrons. Neutrons were discovered by James Chadwick in 1932 by bombarding beryllium nucleus with alpha particles. Neutrons are neutrally charged particles whose mass is equal to 1.678 into 10 raised to the power of -27 kg. न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, है ना, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। तो ये था हमारा, क्लियर है भाई, ये क्लियर है। तो अब 3 पार्टिकल की डिस्कवरी होगी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की रदरफोर्ड, अच्छा गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की चैडविक। अब तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। डिस्कवरी होने के, अच्छा ये तीनों पार्टिकल कहां रहते हैं? एटम के अंदर। तो ये तो साइंटिस्टों को कंफर्म है कि एटम के अंदर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे अरेंज है ये एटम के अंदर, कौन सा पार्टिकल कहां बैठा हुआ है। तो अगला टास्क साइंटिस्टों के सामने ये था कि हमने डिस्कवरी तो कर ली इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो अगला एम ये है कि एटम के अंदर, है ना, ये कहां कहां रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं पूछूं आप कहां रहते हैं, आप बोलोगे सर मैं तो शास्त्री नगर में, ये घर है मेरा, वहां रहता हूं, ठीक। अब मैं और एड्रेस पूछना चाहूं तो आप क्या बोलोगे? मेरे घर के अंदर सर 4 रूम है, उसमें जो कॉर्नर वाला है मेरा स्टडी रूम है, वहां रहता हूं। तो अब ये वाली बात चल रही है, घर तो हमने जान लिया तुम्हारा घर कहां है, अब बात चलिए कि घर में तुम कहां रहते हो, है ना। तो हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस घर के अंदर हैं। अब सवाल ये उठता है कौन सा किस कमरे में बैठा है, ठीक है ना। तो अगला बात ये है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्या दिए गए थे हमारे? एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स यही तो बताते हैं कौन सा कहां रहता है ना। वो बताते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है ना। तो एटॉमिक मॉडल्स आपको इसी बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल्स देने से पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके सामने 4 मेन क्वेश्चन थे जिनका उन्हें जवाब देना था। पहला क्वेश्चन जो लोग उनसे पूछते थे कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी करके नेता बने फिरते हो, तो इतनी हिम्मत है तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन और कर दो जरा।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, एक न्यूट्रल, तीनों एक ही एटम में कैसे स्टेबल हैं? पहला सवाल लोगों ने साइंटिस्टों से ये पूछा कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करो। डिस्कवरी तो आपने कर दी, ठीक है ना? तीनों जो है एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, बिना लड़े कैसे रह रहे हैं? लड़ाई क्यों नहीं हो रही? ये है पहला सवाल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एटम एक ही तरीके के होते हैं या बहुत टाइप के एटम हैं? हाइड्रोजन का एटम अलग होता है, सोडियम का अलग, क्लोरीन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, बेरी 118 एलिमेंट है, 118 के 18 के एटम अलग अलग होते हैं, सबका साइज अलग, शेप अलग, वॉल्यूम अलग, रेडियस अलग, प्रॉपर्टीज अलग, फिजिकल अलग, केमिकल अलग, सब कुछ डिफरेंट। और दूसरा सवाल कि इतने सारे एटम हैं, है ना, डिफरेंट एटम हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई है, साइंटिस्ट तो पूछ रहे हैं, है तुम में से कोई जो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे कि अलग कैसे होती है? सोडियम तो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ऐसा क्यों? करो एक्सप्लेन। सोडियम भी एटम है, क्लोरीन भी एटम है, एक मेटल बन गया, एक नॉन मेटल बन गया, बताओ, करो एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन उनके सामने आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन उनके सामने उठकर आता है क्या? अगर आपने एटम की डिस्कवरी कर दी, साइंटिस्टों से पूछा जा रहा है, हाँ जी कर दी, ठीक है, एक आधा एटम बताओ, ये जी हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही। तो हाइड्रोजन एटम की अगर आपने डिस्कवरी कर दी, लेकिन आप हाइड्रोजन एटम को एटमॉस्फेयर में ढूंढने निकलोगे तो आपको H नहीं मिलेगा, आपको H2 मिलेगा। ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप इसको ढूंढने निकलोगे तो O नहीं मिलेगा, आपको O2 मिलेगा। तो अगला सवाल साइंटिस्टों से ये था कि अगर एटम स्टेबल हैं, हमने मान लिया एटम स्टेबल हैं, तो फिर एटम खुद से जुड़कर H2 क्यों बन गया? He की फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में, अगर वो इतना ही स्टेबल है तो। ऑक्सीजन एटम अगर स्टेबल है तो वो खुद से ही जुड़कर O2 क्यों बन गया, है ना? तो अगला क्वेश्चन साइंटिस्टों से पूछा कि बताओ भैया मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, जबकि एटम भी तो रह सकते हैं, क्या दिक्कत है एटम में रहने में? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने सुना नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कोई जानता है? ये थोड़ी अजीब सी चीज है, इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये 9th-10th की चीज नहीं है ना, इसलिए अजीब सी लगती है। कोई बता सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? हाँ, दुनिया के अंदर, अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये कैमरा, ये पंखा, ये दीवार, ये टीवी, ये बुक, ये बेंच, तुम सब, हम सब, रूम, दीवारें, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रही हैं और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी कर रही है। इस रेडिएशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये लाइट है, ये जो लाइट इसके अंदर से रोशनी निकल रही है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये दीवार है, इस दीवार में से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रहा है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, ना आपको दिख रहा है। इस लाइट में से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है ये आपको फील भी हो रहा होगा और आपको दिख भी रहा होगा। सूरज से किरण आती है, रेज आती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको फील भी होता है और दिखता भी है। ना फील होता हो तो कल 12 बजे धूप में खड़े होना, तो आपको बहुत बड़ा फील होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। बस तो क्या दिक्कत है, वो तो फील होता ही है। तो सबसे अच्छा यही फील होता है, और वो जून में बहुत बड़ा फील होता है। पिछले 2 दिन से कुछ ज्यादा ही फील हो रहा है ठीक है। अब बस मेरा सवाल ये है, ये पेन है, ये पेन रेडिएशन निकाल रहा है और रेडिएशन एक एनर्जी है, तो ये अपने अंदर से अगर एनर्जी निकाल रहा है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, ये ठंडा हो जाना चाहिए, इसको बर्फ बन जाना चाहिए, और जैसे ही बर्फ बना मैं इसको पकड़ लूं बस अपना ठंडा रखता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है? जैसे इसने एनर्जी निकाली साथ साथ एब्जॉर्ब भी तो कर ली, तो टेम्परेचर इसका कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए ना ज्यादा इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो दुनिया की हर चीज रेडिएशन निकालती है अपने अंदर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर्दी के दिनों में आप हीड्रोमीटर के सामने बैठकर हाथ सेकते हो ना, तो उसकी हीट आपको फील होती है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। वो हीट आप तक आती है ना और आपको अपने हाथों पे फील होती है वो हीट, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जितनी भी एनर्जी
आपको फील होती है, चलती है, जो आपको दिखाई भी देती है और दिखाई भी नहीं थी बहुत सारी, वो सब क्या है? वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर सारी रेज, सारी वेव्स आ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने बोला हर ऑब्जेक्ट में से निकलता है, तो दूसरी बात, और हर ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनी है? एटम से। तो अगर ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रहा है तो अल्टीमेटली एटम से ही तो बाहर आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एटम से ही मिलकर बनी है। ठीक, अब इसके अंदर से रेडिएशन निकलने वाला अलग है, बल्ब के अंदर से रेडिएशन निकलने वाला अलग है, सूरज से जो किरणें आ रही है उससे रेडिएशन निकलने वाला अलग है। ये अलग क्यों है? ये वाला क्वेश्चन उठाया साइंटिस्टों के सामने, अलग क्यों है? ठीक है, तो यानी कि पूछ रहे हैं कि एटम से निकलने वाला जो रेडिएशन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड उसकी नेचर अलग अलग क्यों है हर एटम के लिए, है ना? एटम बदल जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बदल जाता है। तो ये 4 सवाल हैं, इन 4 सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने टाइम पर मॉडल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो आप 9th क्लास में भी पढ़ते हो कौन सा है? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें कुछ खास बताने की भी जरूरत नहीं है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं इसको। थॉमसन, बताओ क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। प्लम पुडिंग क्या होता है? एक केक होता है एक टाइप का, जैसे बर्थडे केक होता है ना, उस टाइप का केक होता है। उसके अंदर जो है रेड कलर की जो है वो चेरी टाइप उसमें धसी होती है ना। सबसे आसान है वाटरमेलन। तरबूज एज्यूम करो आप, तरबूज तो सबने खाया होगा, तरबूज का ही मौसम चल रहा है ना। तो तरबूज के अंदर कैसा पार्ट होता है? रेड कलर का, है ना, रेड कलर का। और तरबूज के बीज का कलर क्या होता है? ब्लैक। ये रहा, तो ये हमने तरबूज ही बना दिया एक तरीके से। तो वो ये बोल रहे हैं थॉमसन कि जैसे तरबूज का रेड पार्ट होता है उसी तरीके से एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे कि तरबूज के अंदर उसका लाल पार्ट उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यानी कि जो यहां रेड पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को, है ना। और पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से क्या है? प्रोटॉन्स। और जो तरबूज के जो सीड हैं, बीज हैं, जैसे उस रेड पार्ट के अंदर धसे हुए होते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है एम्बेडेड, है ना, धसा होना, एम्बेडेड। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसे होते हैं। तो यहां जो ब्लैक है वो क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तरबूज जो होता है वो उसका जो रेड पार्ट होता है पूरे तरबूज में तो फैला होता है, या ऐसा होता है बिल्कुल एक सेंटर पे इकट्ठा होता है और बाकी तरबूज खाली निकलता है? बताओ ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। यानी कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बहुत सिंपल है कि जो इसका मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे होते हैं जिस तरीके से सीड वाटरमेलन के अंदर धसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जितनी बातें मैंने बोली है मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। या लिखोगे इसको? तो मैं सिर्फ एक बात लिखूंगा कि इसको रिजेक्ट क्यों किया था, बताओ। ये फेल क्यों होता? फेलियर के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। तो रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। डिस्कार्डेड मतलब हटाना। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब कराया था रदरफोर्ड, ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे, ये थॉमसन और रदरफोर्ड एक ही यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जैसे आप साथ साथ आ रहे हो ना, ये दोनों साथ साथ ही जाते थे पढ़ने, है ना। इसने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने कहा अच्छा हम चेक करेंगे, तो उन्होंने चेक किया। ये साथ साथ जाते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में,
इन्होंने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने चेक किया, हम चेक करते भाई, हम भी सही दिया बात है। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके गलत प्रूफ कर दिया, अपना मॉडल दिया फिर उन्होंने, है ना। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज नोट करो, ये वाली, ये पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स पता होनी चाहिए। हाँ बोलो, ये चारों पॉइंट्स नोट करो। क्या हुआ? हाँ लिया हो जाओ। हो गया? नहीं, हवा नहीं, एयर नहीं। एयर जिस एटम से मिलकर बनी है वो रेडिएशन निकाल रहे होंगे अपने अंदर से। नेक्स्ट कर दो। हो गया? हो गया? नोट कर लिया? हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट। रदरफोर्ड को बताने से पहले नोट बना के लिखेंगे। पहला, एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये कौन शोर मचा रहा है पीछे? क्या बातें मत करो यार। पहले एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी? बताया था क्या मैंने? रॉन्जन। ठीक है, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। हाईली एनर्जेटिक होती है, इनके बारे में बात भी हुई थी शायद। कहां पर हुई थी? कहां पर बात हुई थी एक्सरे के बारे में? रेडियो एक्टिविटी में नहीं, इनको नीट वालों से पूछ रहा हूं। बताया था मैंने आपको, हाईली एनर्जेटिक होती है। कहां देखा आपने एक्सरे? डॉक्टर, है ना, हड्डी वगैरह जब टूट जाती है,
फ्रैक्चर आ जाता है तब एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं ना। देखो इतनी पावरफुल होती है हमारी बॉडी में, क्या हो जाती है, बिल्कुल पार हो जाती है, तो पावरफुल तो है ही। तो एक्सरे बहुत हार्मफुल भी होती है हमारी बॉडी के लिए, वो मजबूरी में करना पड़ता है एक्सरे। अगर आप डेली एक्सरे कर लो 1 हफ्ते तक तो पता चल जाएगा, तो डेली नहीं करते है ना, तो कभी कभी तो नुकसान देता है एक्सरे। तो इसलिए डॉक्टर बहुत बिल्कुल जब बिल्कुल ही कराना हो तभी रिकमेंड करता है, वरना रिकमेंड नहीं करता। हाईली एनर्जेटिक होती है। एक्सरे को क्रिएट कैसे किया गया था स्टार्टिंग में, तो क्रिएट कैसे किया जाता है, ये आप कोई मेटल लो, कॉपर, आयरन, कोई हैवी मेटल ले लो कोई भी, उसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन की रेज को गिराओ, इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपको क्या मिलना शुरू हो जाएंगी, एक्स रेज मिलना शुरू। ठीक है, एक्स रेज आप, हाँ मेटल है। एक्सरे देखो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती, जैसे मैं बात करता हूं कैथोड रेज, वो तो पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन एक्स रेज किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती। ठीक है, एक एक्सरे है जो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है, और एक गामा रेज है ना, बाकी जो है बनी होती है किसी ना किसी पार्टिकल से। एक्सरेज मिलती है। एक्सरेज की जब डिस्कवरी हुई थी, तो जो ये रोंजन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, तो उस टाइम इनके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो ये सोच रहे थे क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, ऐसे सोच रहे थे। तो मैथ में जब हमें जब कुछ चीज़ निकालनी होती है और नहीं पता होता तो क्या एज्यूम करते हैं, एक्स। तो उन्होंने भी कर दिया लेट अस एज्यूम एक्स, तो उन्होंने रेज का नाम एक्स एज्यूम कर लिया। हालांकि आज इनकी सारी प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन उनकी याद में इनका नाम आज भी एक्सरे ही मेंटेन है, कि चलो भाई इनको श्रद्धांजलि के तौर पर आज भी इनका नाम एक्सरे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक्सरेज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, नो डेविएशन, तो बताओ क्या प्रूफ करता है, इनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता इनके पास। ठीक है, तो ये एक्सरेज के बारे में था। तो आपको पता चाहिए इनकी डिस्कवरी, हाईली एनर्जेटिक, कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक, न्यूट्रल होती है कि नहीं होती है, ठीक, और सबसे ये जरूर याद रखें इनकी डिस्कवरी किसने की थी। तो नोट में पहली बात हुई एक्सरे के बारे में। दूसरी बात होगी हमारी रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी, ये बात मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल एटम से इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि पहले जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हम अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं ना, उसकी डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी के दौरान हुई थी। बाद में फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो सबसे पहले बताया था, अच्छा यहां देखो एक्सरे, बताओ एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुई, बताओ। इलेक्ट्रॉन की वेव्स को मैंने एक हाई एटॉमिक वेट वाले मेटल के ऊपर गिराया, उसने फिर एक्सरेज अपने अंदर से निकाली। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसके अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे एटमॉस्फेयर में रख दो, आप अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर से रेज निकालता रहेगा। ठीक है, तो ये खास बात होती है रेडियो एक्टिव। इसलिए बोला जाता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो धीरे 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 खत्म होते रहते हैं, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, आपके घर में ओडोनिल होती है, ओडोनिल, हालांकि वो उसका एग्जांपल नहीं, समझाने के तौर पे बता रहा हूं। आप उसको रखते हैं लेकिन 1 महीने बाद वो खत्म हो जाती है, ऐसी होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हाँ, जो वेपर में कन्वर्ट होती है। ये तो सर ये रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी इसी तरीके से अगर मैं एटमॉस्फेयर में रख देता हूं तो वो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। हालांकि वो हार्मफुल होते हैं, अगर मैं यहां रख दूं ना तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी या आपको बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो उसको इसलिए खुले एटमॉस्फेयर में भी नहीं रखा जाता। ठीक है, और ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खुले एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इंडिया में तो बहुत कम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं। किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कोई नाम बता सकता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम,
थोरियम, है ना, थोरियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इनका क्या यूज है बताओ? बम फोड़ने में, बम बनाने में? बम बनाने में तो है ही, लेकिन वहां इनका ज्यादा यूज नहीं है। मेन यूज होता है इनका बिजली बनाने में, है ना। आपका उत्तर प्रदेश में एक जिला है नरोरा, मेरठ से 150 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहां से। हापुड़ रोड पे जाओगे, हापुड़ रोड पे मिल जाएगा नरोरा, वहां पे प्लांट लगा हुआ है इसी चीज का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहां पर लाए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है और उस एनर्जी से क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बम बनाने में तो यूज होता है, एटॉमिक बम बनाने में यूज होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। एक 4-5 ग्राम का भी अगर आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो दुनिया भर की एनर्जी क्रिएट करने की क्षमता रखता है वो, है ना। है ना, मात्र 3-4-5 ग्राम ही बहुत तबाही मचाने के लिए काफी है। तो इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत महंगे आते हैं। इंडिया में यूरेनियम बहुत कम मिलता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है? हाँ, इलीगल होते हैं, और क्या लीगल होंगे क्या? तो रेडियो एक्टिव एक, यहां देखो भाई, यहां देखो, एक खास तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से क्या निकालते रहते हैं? रेज। अब सवाल उठता है कौन कौन सी रेज? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, ठीक है, ये 3 टाइप की रेज निकलती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से। ठीक है, अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनती है, बीटा रेज बीटा पार्टिकल से मिलकर बनती है, और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और गामा रेज किसी भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती है। गामा रेज एक्सरे की तरह होती है, जिससे एक्सरे किसी पार्टिकल से नहीं बनती। ठीक है ना। अब यहां पर एक छोटी सी बात है जो एक इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो, ये रख दिया मैंने, प्लूटोनियम ले लो, थोरियम ले लो, यूरेनियम ले लियो, है ना। इनको जनरली लेड बॉक्स में अंदर रखा जाता है। किसके अंदर? लेड बॉक्स के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, है ना। डीके कम होता है इनका, इसलिए लेड बॉक्स के अंदर इनको भर के रख देते हैं। ठीक है, बहुत से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे हैं, खत्म तो होते ही रहते हैं धीरे धीरे, तो उनको ना किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बना लेते हैं, और वो कंपाउंड को उठा के रख देते हैं। जब जरूरत पड़ती है फिर बाहर निकाल लेते हैं। ये बात जो मैंने बोली है क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक, वहां पे लिखी हुई है ये बात, वहां पढ़ोगे आप ये, है ना। जो बात मैंने अभी बोली है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्योंकि डीके होते रहते हैं, इनको बचा के रखना है। तो कैसे बचाते हैं? जैसे प्लूटोनियम है, तो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई बात ये, प्लूटोनियम को फ्लोरीन के साथ मिला के POF6 का कंपाउंड बना लिया जाता है। ये नहीं डीके होगा क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन मिल गया। अब जब मुझे प्लूटोनियम की जरूरत होगी तो अब मैं इसके अंदर से वापस से फ्लोरीन को हटा के प्लूटोनियम निकाल लूंगा। ये बात आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के सबसे लास्ट, इसके लास्ट के 2-3 पेज है, वहां पर लिखी हुई है ये बात। तो मान लो मैंने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तैनात कर दिया, है ना, ये रहा, तो इसके अंदर से तीनों रेज बाहर आएंगी, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, है ना। तो जब मैंने अल्फा रेस को देखा तो अल्फा रेस तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बीटा रेस नीचे की तरफ आ गई और गामा रेस सीधी चली। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से प्रूफ होता है कि किस पे कौन कौन सा चार्ज है? बताओ, बीटा रेस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं है? गामा रेस बोलो न्यूट्रल, अल्फा रेस बोलो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। नीट 2021 में एक सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी की लाइन थी कि बताओ, क्वेश्चन था, मतलब ये मैं आपको हाइड्रोजन एटम पढ़ाऊंगा, 1H1 1H2 1H3, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, इनमें तीनों में से कौन सा है जो रेडियो एक्टिव है और कौन सी रेज निकालता है?
तो ड्यूटियम रेडियो एक्टिव है और अपने अंदर से बीटा रेज निकालने का काम करता है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं बोलता हूं कि नीट का एग्जाम एनसीईआरटी से कभी बाहर नहीं आता। तो जो मैं यहां पढ़ा दिया करूं एनसीईआरटी से पढ़ कर आया करो, वो आया करो ना, पढ़ जाकर पढ़ा करो। अब मैंने यहां पर कितनी हेडिंग पढ़ाई? 4 हेडिंग। तो अब आपको घर जाकर पढ़नी है 4 हेडिंग, तब तो मजा है, वरना फिर सजा है, और कुछ नहीं। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, ये नोट कर लो बस। यहां से रदरफोर्ड से स्टार्ट करेंगे। बैठे रहो, बैठ जाओ यार, डिस्टर्ब करोगे। अब जो जितनी भी ये मैंने बात मैं लिखता हूं ना, मैं पॉइंट में लिखता हूं, इनको एनसीईआरटी में जाकर ढूंढा करो, है ना। तो फिर एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे ना तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहीं से बन जाता है नीट का क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आता। कर लो इसको नोट फटाफट। नेक्स्ट कर दूं? कम होती है इसलिए ये जो बनाया भी डायग्राम ये वाला, ये बोल देते हैं जी वाले जाओ, जी वाले जाओ। नीट में इसे स्टार्ट होगा कल रदरफोर्ड से स्टार्ट।